नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज रविवार का दिन है, आप सबके लिए छुट्टी का दिन, मेरे लिए आज भी ड्यूटी का दिन। कई खबरें दोस्तों आज के अखबारों में, बहुत सी ऐसी खबरें जो आपके अखबार में भी, जो अखबार आपके घर में आ रहा होगा उसमें भी छपी होगी। कुछ खबरें ऐसी होती है कि उन खबरों के पीछे की कोई बात, कोई विश्लेषण या अपने मन की बात आपसे हर रोज करता हूं। आज कई खबरें, उसमें एक प्रमुख खबर जो हर अखबार में छपी होगी, जहां भी आप रहते होंगे, आपके इलाके के अखबार में भी, एक बीजेपी में संगठन के स्तर पर पुनर्गठन, बहुत सारे नेताओं की एंट्री, बहुत सारे नेताओं की छुट्टी, उसमें तेजस्वी सूर्या को अहम जिम्मेदारी भारतीय युवा मोर्चा की। उसके क्या मायने हैं? अकाली दल का एनडीए से 22 साल बाद नाता टूटना, उसके क्या मायने हैं? बिहार में जो खटपट अभी भी सीटों को लेकर गठबंधन के भीतर, महागठबंधन के भीतर भी और एनडीए के भीतर भी खटपट, उस खटपट से क्या कुछ वाकई ऐसी स्थिति हो सकती है, किसी दल के लिए असहज स्थिति हो सकती है, या सिर्फ ये पोस्चरिंग है, दिखावा है, सबको सीटों पर दावेदारी चाहिए। इसके अलावा कुछ खबरें, उन सब पर बात करूंगा विस्तार से। और एक खबर राज्यसभा टीवी के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत दिलचस्प इन्वेस्टिगेटिव खबर है, या कहें खोजपरक खबर है, जिससे साबित कुछ हुआ है कि दरअसल राज्यसभा में उस दिन, जिस दिन हंगामा हुआ था, उस दिन उपसभापति की भूमिका क्या थी और विपक्ष के सांसदों की भूमिका क्या थी, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत, आज के वीडियो की शुरुआत मध्य प्रदेश की एक खबर से। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक खबर आई है जिससे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान गरम खाने और गरम रोटी न मिलने से इतने नाराज हुए कि उनके निर्देश पर या उनकी नाराजगी को भांपकर इंदौर के एक खाद्य अधिकारी को, फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। और उसके बाद जब मामला सोशल मीडिया में उछला तो उस फूड इंस्पेक्टर को फिर बहाल किया गया। पूरा मामला क्या है? और यह मामला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए कि उस फूड इंस्पेक्टर को बहाल जरूर किया गया, लेकिन इसके साथ यह तय होना चाहिए जिम्मेदारी कि उसे सस्पेंड क्यों किया गया था, किसके निर्देश पर किया गया था। जरा मामला समझिए। मामला यूं है दोस्तों, आज के अखबारों में छपी है खबर, नवभारत टाइम्स में है, जनसत्ता में है, हालांकि मध्य प्रदेश के अखबार में एक दो दिन पहले भी छपी होगी, लेकिन दिल्ली के अखबार में आज यह खबर दिखी है, इसलिए मैं आज बात करूं। मामला कुछ यूं है दोस्तों कि एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान 23 सितंबर को एक शिलान्यास के कार्यक्रम में इंदौर गए थे। सड़क मार्ग से देर शाम को उन्हें लौटना था क्योंकि मौसम खराब हो गया था। शाम 6 बजे उन्हें पहुंचना था, लेकिन शायद कुछ देर से पहुंचे और रात में करीब 9 बजे वहां से इंदौर से भोपाल के लिए सड़क मार्ग से निकले। तो मुख्यमंत्री के लिए फूड इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी गई थी फूड पैकेट उनकी कार में रखवाने की, रास्ते में खाने के लिए। फूड पैकेट उनकी कार में रख दिया गया। मुख्यमंत्री रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने जब पैकेट खोला इंदौर से निकलकर, या इंदौर से भोपाल के रास्ते में जहां भी, तो उन्हें ठंडी रोटियां दिखी, खाना ठंडा था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पारा गर्म हुआ या उन्होंने अपनी नाराजगी किसी को जताई। और उसके बाद क्या हुआ, 23 तारीख की रात की यह घटना है। घटना मैं कहूंगा क्योंकि उन्हें अगर गर्म खाना नहीं मिला तो एक घटना है। एक मुख्यमंत्री को तो हर समय तवे की गरम गरम रोटियां मिलनी चाहिए। 24 तारीख को उस फूड इंस्पेक्टर को, जिनका नाम मनीष स्वामी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें एक अधिकारी का, उनके पास, मनीष के पास फोन आया और कहा गया कि तुमने ये गलती की है या इससे चीफ मिनिस्टर नाराज हैं, और उसके बाद सस्पेंड किया गया। मामला सोशल मीडिया में उछला और वीवीआईपी कल्चर, वीवीआईपी होने के मायने, और एक चीफ मिनिस्टर सिर्फ गर्म रोटियां या गर्म खाना नहीं मिलने से, कड़क रोटियां नहीं मिलने से इतना नाराज हो गया कि फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। जब ये मामले ने तूल पकड़ा तो शनिवार को उस फूड इंस्पेक्टर को न सिर्फ बहाल किया गया, बल्कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बयान भी आया। बयान में उन्होंने क्या कहा है वहीं से बताता हूं, और उसके बाद ये बड़ा सवाल है
कि अगर आज बयान देकर शिवराज कह रहे हैं कि उन्हें गर्म रोटियों का कोई शौक नहीं है और उसके बाद उस अधिकारी को फिर से बहाल कर दिया गया, तो सवाल तो यह है कि उसे सस्पेंड कैसे किया गया था, किसके आदेश पर सस्पेंड किया गया? क्या मुख्यमंत्री जब चले इंदौर से भोपाल के लिए या जहां भी उन्होंने खाने का पैकेट खोला तो उस समय उस कार में जिले के डीएम बैठे थे क्या? या किसी को सपना आया कि उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया? जाहिर है मुख्यमंत्री की नाराजगी की जानकारी या मुख्यमंत्री की नाराजगी को भाजन वो खाद्य अधिकारी, खाद्य इंस्पेक्टर बना। आज जितना भी रफू कर ले शिवराज सिंह चौहान, कहीं न कहीं इसमें दाल में काला है। नहीं तो जांच हो और यह पता चले कि उस अधिकारी के सस्पेंशन का फैसला क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ। मामला यह है, कतरन लगा दे रहा हूं, आज के जनसत्ता में भी पहले पन्ने पर छपी है खबर और नवभारत टाइम्स में पेज नंबर 12 पर यह खबर है, शिवराज ने ठंडी रोटी मिली, अफसर सस्पेंड। ये नवभारत टाइम्स ने यहाँ छापा है। जनसत्ता में जो छपा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नवभारत टाइम्स की खबर है। इसमें क्या है, विवाद बढ़ने के बाद फिर किया बहाल, और ये खबर है पीटीआई के हवाले से इंदौर से, और इसमें वही कहा गया है कि सस्पेंड किया गया। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने अब कहा कि वो एक साधारण इंसान हैं, उन्हें सूखी रोटियां खाने में भी कोई गुरेज नहीं है, ये अब कहा मुख्यमंत्री ने। और उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें उचित नहीं लगता कि उनके भोजन के कारण किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि चौहान बुधवार को की रात इंदौर आए थे और उसके बाद भोपाल लौट रहे थे, जो मैंने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री के भोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी के पास थी। अब जरा सोचिए, मैं फिर सवाल उठा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्या यह मुमकिन है कि बिना शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के, बिना उनकी नाराजगी डीएम तक पहुंचे, क्या एक फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा सकता है? क्या फूड इंस्पेक्टर की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री को कड़क खाना, गर्म खाना, कड़क रोटियां जहां भी मिले, जब भी मिले, जिम्मेदारी है? हालांकि खबर यह भी आई है फूड इंस्पेक्टर की तरफ से कि चूंकि उन्होंने कार में रखवा दिया खाना, और खाना पहले रखा गया क्योंकि उनको जाना पहले था, जाने में देर हुई, और उसके बाद तर्क ये दिया गया, बेचारगी का तर्क है, क्या करेगा बेचारा जिसको सस्पेंड जो होगा। तर्क ये हुआ कि उनकी कार में जो एसी चल रहा था उससे वो खाना ठंडा हुआ। जैसे भी हुआ, मेरे लिए बड़ी बात है, और इसलिए मैं नाराजगी के साथ कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान, अगर आप सच में कहते हैं कि गर्म रोटियां, कड़क रोटियां और गर्म खाना आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता, और आप नाराज नहीं हुए, और आपके निर्देश पर या आपकी नाराजगी के बाद सस्पेंड नहीं हुआ वो अधिकारी, तो जांच के आदेश दीजिए। और आप लिखित पूछिए डीएम से, डीएम जो इंदौर के हैं, डीएम मनीष सिंह, उनसे लिखित पूछिए कि इस फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड क्यों किया गया, एक मुख्यमंत्री को गर्म खाना कार में न पहुंच पाने की वजह से। फिलहाल इस नाराजगी के साथ अगली खबर पर आता हूं। आपको लग सकता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बड़ी बात है। एक वीआईपी, वीवीआईपी होने का एहसास कितना मायने रखता है, और उसके बाद आप रफू करते हैं, वो दोनों पता चलता है कि आप हैं क्या, दिखते क्या हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, या आपके चारों तरफ के अधिकारी आपको कितना सिर पर उठाते हैं कि आपको गर्म रोटी नहीं मिली तो एक अधिकारी सस्पेंड होता है। सोशल मीडिया का जमाना ना होता तो शायद 1 महीने सस्पेंड होता या 2 महीने सस्पेंड होता, क्योंकि उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, प्रोटोकॉल नहीं निभाया, यही कहा जा रहा है। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। तेजस्वी सूर्या को लेकर बहुत कुछ मुझे कहना है, कुछ अखबार में और कुछ अपने हवाले से। उससे पहले एक खबर जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इंडियन एक्सप्रेस में आज की ये लीड है, और मैं कहूँगा ये होती है रिपोर्टिंग जो अक्सर इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में, कभी कभी द टेलीग्राफ में, ऐसे अखबारों में ये खबरें, ऐसी खबरें अंग्रेजी अखबार में ही दिखेगी, हिंदी में नहीं। एक भास्कर अखबार है जो कभी कभी ऐसी खबरें कुछ छापता है। टॉप स्टोरी है द इंडियन एक्सप्रेस की। क्या है? डिप्टी चेयरमैन सेड अपोजिशन वाज नॉट इन सीट व्हेन आस्किंग फॉर डिवीजन, आरएस टीवी शोज अदरवाइज। मतलब क्या हुआ कि उपसभापति ने, हरिवंश ने कहा था, जो दावा किया था कि जब राज्यसभा में हंगामा मचा, शोर मचा, और जब उन्होंने कोशिश की कि हाउस ऑर्डर में रहे, हाउस ऑर्डर में नहीं था, और विपक्ष ने जो मत विभाजन की मांग की थी, जो अनसुनी की गई,
इसलिए कि हाउस ऑर्डर में नहीं था, मत विभाजन करने वाले सदस्य सीट पर नहीं थे, इसलिए जो हुआ वॉइस वोट से, ध्वनि मत से पास हुआ। उसी को इन्वेस्टिगेट करके, कहें इन्वेस्टिगेट नहीं कहूँगा, एक फुटेज का विश्लेषण करके इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। पहले पन्ने पर है, 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तस्वीरें एक्सप्रेस ने राज्यसभा टीवी से ग्रैब किया, पिक्चर ग्रैब किया, और इस ग्रैब पिक्चर के हवाले से रबद्ध ढंग से बताया है कि 1:09 पे क्या हो रहा था। चेयरमैन कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, 1:10 पर डीएमके तिरुचि शिवा अपनी सीट से डिवीजन की मांग कर रहे थे। ये तस्वीर है, तिरुचि शिवा अपनी सीट पर थे, वहां से डिवीजन की मांग कर रहे थे, जो उपसभापति ने कहा और सत्ताधारी दल की तरफ से कहा कि कोई भी सीट पर नहीं था, हाउस ऑर्डर में नहीं था। अब ये देखिए अपनी सीट से मांग कर रहे हैं, और उसके बाद डेरेक और ब्रायन जो चले गए, जिसको लेकर विवाद हुआ और वो गलत था। मैं बार बार कहूँगा कि रूल बुक फाड़ने चले गए और उपसभापति की सीट तक चले गए। और उसके बाद फिर एक और तस्वीर है कि सीपीएम के रागेश, वो भी अपनी सीट से डिवीजन की मांग कर रहे थे। डिवीजन मतलब मत विभाजन की मांग कर रहे थे 1:11 पर। 1:11 पर के रागेश, 1:10 पर डीएमके के तिरुचि शिवा जब ये मांग कर रहे थे मत विभाजन की अपनी सीट से, उसके बाद रूल बुक ये कहता है राज्यसभा का कि एक भी सदस्य अगर अपनी सीट से मत विभाजन की मांग करता है तो उपसभापति को मत विभाजन कराना चाहिए सदन में, और वोटिंग से फैसला होना चाहिए। यही बेईमानी का आरोप हरिवंश पर लगा कि उन्होंने ध्वनि मत से उस विधेयक को पास करा दिया, उस सदन में पास कराया, राज्यसभा में, अपर हाउस में, जहां सरकार बहुमत में नहीं है। तो इस बेईमानी का आरोप लगा है। एक्सप्रेस ने अपनी खबर के जरिए यही छापकर बताने की कोशिश की है, और विस्तार से एक्सप्रेस ने छापा है एक एक पॉइंट कि कब क्या हो रहा था। और उसने एक्सप्रेस ने छापा है कि राज्यसभा टीवी का फुटेज जो कहता है 1 बजे से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का एक्सप्रेस ने एक्सेस करके विश्लेषण किया है। एक्सप्रेस के रिपोर्टर मनोज सीजी की ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि 1 बजे उपसभापति ने सत्र को एक्सटेंड किया 1:26 तक। उसके बाद 15 मिनट के लिए हाउस एडजर्न हुआ। उसके पहले के फुटेज से पता चलता है कि यही जो मैंने आपको दिखाया कि डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा और सीपीएम के रागेश मत विभाजन की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उसके बाद का शोर शराबा, हंगामा, जो कुछ हुआ, विपक्ष के 8 सांसदों ने जो किया, अमर्यादित आचरण किया, उस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अभी पहलू ये था कि उन्होंने जो किया विपक्ष ने, वो उसके बाद हुआ। उसके पहले जो किया उपसभापति ने किया। तो दरअसल इस खबर में ये बताया गया है कि बेईमानी कहीं न कहीं हुई, या जो बात कही गई वो सच नहीं है सत्ता पक्ष की तरफ से, उपसभापति की तरफ से। कम शब्दों में, सिर्फ हेडलाइन में पूरी बात कह दी गई। तो एक ये बड़ी खबर है। अब आते हैं दोस्तों तेजस्वी सूर्या की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस टीम में, इस नई टीम में एक नाम तेजस्वी सूर्या का भी है। तेजस्वी सूर्या को आप किस रूप में जानते हैं? बीजेपी का युवा चेहरा, बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी के सांसद, मोदी की पसंद, गाहे बगाहे विवादित बयान देने वाले, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि गढ़ने वाले, और बीते 3-4 सालों के दौरान अपने बयानों की वजह से, कट्टर हिंदुत्ववादी बयानों की वजह से, एक धर्म विशेष के प्रति अपने नजरिए की वजह से लगातार विवादों में रहे, आलोचनाओं में रहे। वो तेजस्वी सूर्या नड्डा की न सिर्फ नई टीम में है, बल्कि उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। अगर तेजस्वी सूर्या को भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया तो इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि बीजेपी आने वाले दिनों में युवाओं के बीच कैसी राजनीति करना चाहती है और युवाओं के बीच किस प्रतीक को आगे भेजना चाहती है। 29 साल उनकी उम्र है। 29 साल की उम्र में बीते 5 सालों में 29 ऐसे बयान दिए होंगे जो विवादास्पद हैं, जो नफरत से भरे हैं, जो एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाले हैं, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। और बार बार ऐसा लगता है कि उनके जहन में ये बात है जिस बात को सुनकर एक धर्म विशेष को आक्रोश होता है, लेकिन फिर भी बीजेपी की पसंद है, मोदी की पसंद है और जेपी नड्डा की टीम के अहम किरदार बन गए। तो तेजस्वी सूर्या के कुछ बयानों की बात करते हैं।
जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अखबारों में हर जगह उनके बारे में जो बीजेपी के पुनर्गठन की खबरें हैं, हर खबर में तेजस्वी सूर्या के बारे में अलग से लिखा हुआ है। जैसे नवभारत टाइम्स है, एक सिंगल कॉलम यहाँ है, तेजस्वी को मिली युवा मोर्चा की कमान। हर अखबार में मोटे तौर पर तेजस्वी को जिम्मेदारी मिली है, सिर्फ अलग से मेंशन है, लेकिन उस जिम्मेदारी मिलने के पीछे का मकसद और तेजस्वी सूर्या के होने के मायने। तो तेजस्वी सूर्या के कुछ बयानों का जिक्र करता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा। शाहीन बाग का जब आंदोलन हो रहा था, सीएए के खिलाफ देश में प्रदर्शन हो रहे थे, तो तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा कि बहुसंख्यक आबादी को, बहुसंख्यक समुदाय को सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो देश में मुगल शासन लौट सकता है। जरा सोचिए, सोच, दायरा और नजरिया। हंगामा मचा लोकसभा में, विपक्ष के नेताओं ने उन पर हमले किए, लेकिन अपनी बात पर कायम रहे। उसके बाद क्या हुआ? देश में जब लॉकडाउन लगा था और जब तबलीगी जमात को विलन के तौर पर, तबलीगी जमात के बहाने देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, चैनलों पर, मीडिया में बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोरोना बम, इस्लामिक बम, तबलीगी बम, साजिश के साथ देश के मुसलमान कैसे कोरोना बांटने और कोरोना फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, ये जब देश में एक माहौल बना था, उसी बीच एक ट्वीट उनका वायरल हुआ। वो ट्वीट था तो 5 साल पहले का, मतलब 2015 का। तारिक फतेह के रेफरेंस में एक ट्वीट था, जिस ट्वीट में वो, उस ट्वीट से उनकी मंशा, उनका जहन, उनके भीतर जो नफरत है वो झलकती है। उस ट्वीट में उन्होंने अरब मुल्क की महिलाओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, और उस ट्वीट के वायरल होने के बाद, जब उस ट्वीट का जिक्र हर जगह ट्विटर पर होने लगा और अरब देशों से प्रतिक्रिया जब आने लगी, अरब देशों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को टैग करके ये कहा जाने लगा कि आपके यूएई और अरब देशों से अच्छे संबंध हैं, अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं, फिर आपकी पार्टी का ये सांसद अरब की महिलाओं के लिए ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रहा है, या ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहा है। मैं ट्वीट लगा रहा हूं जो तेजस्वी सूर्या का उस वक्त वायरल हुआ था। उसके बाद जो भारत के राजदूत हैं यूएई में, न सिर्फ उन्हें सफाई देनी पड़ी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर, क्योंकि यूएई में बहुत विरोध होने लगा, हजारों लोग टैग करने लगे प्रधानमंत्री मोदी को, तो यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने सफाई दी पहले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बयान देकर कोरोना से किसी धर्म, नस्ल या जात या मजहब को न जोड़ें, ऐसा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया था। और उस ट्वीट में जो कुछ था मेंशन, सिर्फ आप देखकर पढ़ लीजिए। इससे मुस्लिम महिलाओं के प्रति उनका नज़रिया, एक धर्म के प्रति उनके नज़रिया का पता चलता। उसके बाद ये ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया जब बहुत शोर मचा, लेकिन ऐसे कई बयान उनके हैं। एक और बयान है, मुसलमानों के खिलाफ उनके बयानों की कमी नहीं है। एक और बयान है जिससे पता चलता है कि कितने कट्टरवादी हैं। एक और बयान है जिसमें सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा था कि सीएए एनआरसी का विरोध पंक्चर वाले करते हैं, और सिर्फ वही लोग करते हैं जिनका सीना चीर कर देखोगे तो तुम्हारे लिए 2 शब्द नहीं, ये पंक्चर वाले लोग हैं। ये उनका बयान था। इस तरह के बयान देने वाले तेजस्वी सूर्या बीजेपी की पसंद है। उसके बाद एक और बयान मैं देख रहा हूं, यह बयान है जब 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ अयोध्या में, तब उनका एक बयान है, ट्विटर पर है, जिसका हिंदी बता रहा हूं, ट्वीट में यहां लगा रहा हूं। प्यारे हिंदुओं, मैं हिंदी बता रहा हूं जो उन्होंने ट्विटर पर लिखा 5 अगस्त को। सबसे जरूरी सबक यह है कि सत्ता पर हिंदुओं का कब्जा जरूरी है। जब हमारा कंट्रोल नहीं था सत्ता पर, हमने मंदिरों को खोया, अब हमारा कब्जा है तो हम मंदिर बनवा रहे हैं। ये उन्होंने ट्विटर पर लिखा। मतलब इनके हिसाब से सत्ता पर हिंदुओं का कब्जा जरूरी है। तो तेजस्वी सूर्या के जितने बयान और जो नज़रिया है, जो उनकी राजनीति है, जो चुनाव लड़ने के पहले जिस तरह की बातें कहते बोलते रहे हैं, उसमें कट्टर हिंदुत्ववादी, हिंदू सत्ता, हिंदू राष्ट्र,
हिंदुओं का सत्ता और सरकार पर कब्जा, इसी तरह की बातें करते रहे। अब ये तेजस्वी सूर्या अगर आते हैं और ये जिम्मेदारी इनको युवा नेता के तौर पर दी गई, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में युवाओं के बीच युवाओं की जो फौज तैयार बीजेपी करेगी, वो फौज किस सोच वाली होगी और किस तरह की होगी, और वो भी तब जब आप जानते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कई बार प्रधानमंत्री मोदी के बयान ऐसे आते हैं जिससे लगता है कि वो ऐसी चीज़ों को नापसंद करते हैं। वो बयान तब भी आया जब साध्वी प्रज्ञा ने कह दिया था गांधी और गोडसे की तुलना करते हुए, गोडसे को देशभक्त बता दिया था। और उसके बाद, उसके पहले साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई हमलों के दौरान हेमंत करकरे को लेकर कुछ कहा था। लोकसभा चुनाव के दौरान जब गांधी और गोडसे को लेकर साध्वी प्रज्ञा की व्याख्या आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि कहा मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे ही हैं। अनंत हेगड़े कर्नाटक के हैं, मंत्री रहे पिछली सरकार में, उनके भी बयान ऐसे ही थे। उनके लिए भी गोडसे प्रिय हैं, गांधी से ज्यादा बड़े देशभक्त वो भी गोडसे को मानते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं। उनमें से एक प्रतीक, एक युवा चेहरा तेजस्वी है। ये भविष्य है बीजेपी के। अभी 28-29 साल उम्र है, 30-35 साल में इस राजनीति को किस मुकाम पर, ऐसी राजनीति को ले जाएंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये मकसद था मेरा बताना। उसके बाद बाकी खबरों पर आते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक खबर जो अखबारों में छपी है, दिल्ली के अखबारों में, एक तो अकाली दल का जिक्र मैंने शुरू में किया। कई अखबारों की हेडलाइन है कि 22 साल पुराना नाता कैसे अकाली दल से बीजेपी का, एनडीए का टूटा है। और ये नाता टूटा किस चीज़ पर है? ये टूटा है किसान के मुद्दे पर, किसान कानून पर। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि किसानों को भरमाया जा रहा है, किसानों को भटकाया जा रहा है, किसानों को गलत जानकारी दी जा रही है और ये साजिश है। लेकिन सबसे पुराना गठबंधन टूट गया और वो अकाली अलग हो गया। इस तरह की खबर हर अखबार में है। आफ्टर क्विटिंग गवर्नमेंट, बीजेपीज ओल्डेस्ट अलाय अकाली दल वॉक्स आउट ऑफ एनडीए। पहले पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। हर अखबार में यह खबर है अकाली के जाने की खबर, चूंकि अपने आप में एक तरह से देखेंगे तो बड़ी खबर है। और एक पुराना गठबंधन का साथी, इस्तीफा पहले दिया था हरसिमरत कौर ने, लेकिन लग रहा था कि चलिए पोस्टिंग है, हो सकता है कुछ दिन में फिर कोई रास्ता निकले, लेकिन अब सीधे बाहर जाने का ऐलान कर दिया गया। हर अखबार में वही खबर है। शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ा। भाजपा से किसान बिलों पर तकरार। एक ये खबर है। अब एक खबर बिहार को लेकर है दोस्तों। बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव के ऐलान के बाद भी दोनों तरफ के जो गठबंधन है, महागठबंधन तेजस्वी लालू के नेतृत्व वाला, लेकिन अभी तेजस्वी चेहरा है, लालू यादव जेल में चारा घोटाले के आरोप में सजा याफ्ता है, आपको पता हो। और दूसरी तरफ एनडीए। दोनों गठबंधन में खटपट की खबरें हैं। और ऐसे समय में जब चुनाव का ऐलान हो चुका और उस खटपट के बीच क्या खबरें हैं वो मैं बताता हूं। और दिलचस्प बात है कि ये सीटों को लेकर है और दोनों तरफ से सीटों की दावेदारी। एक तरफ एनडीए में चिराग पासवान कुछ ज़्यादा सीटें चाहते हैं, उनके निशाने पर एनडीए में होकर भी नीतीश पर निशाना लगातार साध रहे हैं, वहाँ कुछ चीज़ें खटपट चल रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में। खबर क्या है बताता हूँ। आज थोड़ी विस्तार से खबर ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है और अमर उजाला में। और एक दिलचस्प जानकारी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने, अब देखिए एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ छपी है। बैनर वहाँ पटना में ऐसे बैनर लग रहे होंगे, मुझे पता नहीं, मैं तो अखबार में देखा मैंने। अब इसी में है कि कांग्रेस ने अब आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है कि सीट पे समझौते जल्दी करो, नहीं तो हम कोई और रास्ता देखेंगे। ये भी कहा गया कि कांग्रेस के नेता जाकर पटना में ऐलान कर चुके हैं, अविनाश पांडे की तरफ से शायद कहा गया है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो हम 243 सीटों पर भी लड़ेंगे। 243 सीट पर कांग्रेस बिहार में। तो या तो कांग्रेस को अपनी हैसियत और अंदाज़ा नहीं है अपनी ताकत का, या ये भी एक अभी सीट को लेकर जो क्या कहते हैं, दोनों तरफ से जो अपनी शक्ति प्रदर्शन होती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, अपनी ताकत का इजहार किया जाता है, शायद वही है। लेकिन इसमें खबर क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि कैसे सीट को लेकर कांग्रेस और तेजस्वी में तनातनी है। ये आपको पता होगी पहले ही कि सीट को लेकर ये स्थिति आई कि जो आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो पिछली सरकार में एनडीए के साथ थे, मंत्री तक थे, अलग हुए,
महागठबंधन में थे, उन्होंने महागठबंधन से निकलने का फैसला किया कि मुझे तेजस्वी का नेतृत्व कबूल नहीं है। हालांकि उसमें खबर ये भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है, इसमें एक छापा है, कुशवाहा पार्टी बीजेपी होल्ड सीट शेयरिंग टॉक्स। इसमें यह भी है कि कुशवाहा की पार्टी बीजेपी से भी बात कर रही है, मतलब कुशवाहा इधर से निकले। खबर यह है, दोनों खबरों में यह है कि कुशवाहा ज़्यादा सीट चाहते हैं, तेजस्वी उतनी सीट नहीं देना चाह रहे थे। अब बीजेपी कितनी सीट देगी वो भी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मामला सीटों का है। तो इसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है उसमें है कि कुशवाहा 36 सीट चाहते थे आरजेडी से, आरजेडी उन्हें सिर्फ 12 सीटें दे रहा था और इसलिए बाहर गए। बीजेपी भी उन्हें 10 से ज़्यादा सीटें नहीं देगी, जबकि 2015 में 22 सीटों पर एनडीए घटक दल के तौर पर आरएलएसपी चुनाव लड़ चुकी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और इस बीच कांग्रेस ने संकेत दिए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर अपने दम पर जाएगी तो कांग्रेस का क्या हाल होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। शायद नेताओं को कल्पना इसका अंदाजा होगा। अभी चलिए, चुनाव में टिकट और ज़्यादा सीटों की हिस्सेदारी की बात है। तो इसमें यह है कि कांग्रेस की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि उनका प्लान बी रेडी है कि अगर आरजेडी ने उनकी बात नहीं मानी, 75 सीटों की लिस्ट आरजेडी को कांग्रेस नेताओं ने दी है, अगर नहीं मानी तो कांग्रेस एनसीपी, यशवंत सिन्हा, वीआईपी, आरएलएसपी से भी बात कर रही है। इन सब से बात करके एक दूसरा मोर्चा, दूसरा विकल्प, मतलब तीसरा मोर्चा, 2 तो ऑलरेडी है, तीसरा विकल्प कांग्रेस तैयार करेगी। ये इस अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसकी गुंजाइश न के बराबर है। ये अभी ऐसी स्थिति ज़रूर है, लेकिन आखिरकार होगा ये कि मिलजुल कर ही कांग्रेस आरजेडी चुनाव, दोनों दल गठबंधन चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों के पास कोई उपाय नहीं है और दोनों की ऐसी स्थिति नहीं है कि एनडीए के सामने, आज की तारीख में भी अगर देखेंगे तो एनडीए के सामने विपक्ष बहुत कमज़ोर है। मैं बार बार जोखिम लेकर कह रहा हूं कि आज की स्थिति जो दिख रही है उसमें एनडीए के वापसी की पूरी संभावना है, पूरी। अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि एनडीए को शिकस्त दे दे कोई। अब वो सीट 150 हो, 250 हो, 140 हो, उस पर सवाल अभी हो सकता है आज की तारीख में। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था। तो अमर उजाला ने ये छापा है कि एनडीए के लिए किसी सूरत में आसान नहीं होगा लोजपा से किनारा। एक उधर भी चल रहा है लोजपा को लेकर, वहां भी 140 सीट का दावा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर है, इसमें थोड़ी सी जानकारी हिमांशु मिश्र ने छापी है कि नीतीश का चक्रव्यूह, कि नीतीश कैसे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ वो सीटों का अपना बंटवारा हो जाए। और उसके बाद उन्होंने इसीलिए जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको फिर अपने पाले में शामिल किया है। वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को हम एडजस्ट करें और चिराग पासवान को बीजेपी एडजस्ट करे, और उसके बाद बाकी अधिक से अधिक सीट पर दोनों लड़ें। आरएलएसपी को लेकर कहा जा रहा है, इसी खबर में है कि नीतीश ने आरएलएसपी से भी बात करना शुरू कर दिया है। आरएलएसपी और पासवान में 36 का रिश्ता है। तो ये खबर है, लेकिन मैं मानता हूं ये चुनावी खबरें हैं, ये सब अगले 3-4 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि सबके पास कोई विकल्प नहीं है, बल्कि किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। नीतीश के लिए बीजेपी मजबूरी है, बीजेपी के लिए नीतीश मजबूरी है, जरूरी भी है। वैसे ही एनडीए के लिए चिराग जरूरी है, चिराग के लिए एनडीए जरूरी है। आज की तारीख में चिराग, अगर चिराग के लिए कोई ऐसा विकल्प दिखता, इसलिए रामविलास पासवान को लोग मौसम विज्ञानी कह देते, ऐसा विकल्प होता कि चिराग पासवान अलग होकर किसी दूसरे मोर्चे में जाते, उनको सीटें ज़्यादा मिलती और पक्के तौर पर लगता कि इस मोर्चे की सरकार बन सकती है, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, तो चिराग पासवान वो कर लेते। लेकिन जैसे मैं यहाँ से कह रहा हूँ, मुझसे कई गुना ज़्यादा अंदाजा होगा कि सरकार बनने की संभावना किस पाले में। तो जिस पाले में सरकार बनने की संभावना होगी, चिराग रहेंगे तो वहीं, सिर्फ बात है कि कितनी सीटें। तो इसका अभी आने वाले समय में, अगले 3-4 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। एक ये खबर है। एक दिलचस्प खबर दोस्तों है अनिल अंबानी को लेकर। अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बेटे, 2 बेटे में एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों में उनका नाम शुमार होता है, दुनिया के टॉप 5 में, टॉप 10 में उनका नाम शुमार होता है। भारत के नंबर 1 तो हैं ही। कोरोना काल में जब मंदी का दौर, सब चीज़ रसातल में, जीडीपी -23, तब भी अंबानी का कारोबार, साम्राज्य बढ़ता है। अंबानी मतलब मुकेश अंबानी। लेकिन एक दूसरे अंबानी है, अनिल अंबानी। उनका क्या हाल है, दिलचस्प खबर है। कल मैंने ट्विटर पर लिखा था, वो मैं सिर्फ शेयर करता हूँ। अब ये खबर हो सकता है आपको पता भी होगी कि अनिल अंबानी, मुझे इसका शीर्षक जो है, इसकी हेडिंग ने मुझे आकर्षित किया, इसलिए मुझे लगा इस पर मैं बात करूं। हेडिंग क्या है अमर उजाला ने जो छापी है, गहने बेचकर दे रहा वकीलों की फीस, जीवन सादगीपूर्ण।
ये अमर उजाला ने खबर छापी है। कितनी गरीबी आ गई अनिल अंबानी को, जरा सोचिए। 2 भाई हैं और दोनों भाई में क्या फ़र्क आ गया, एक कहाँ है एक कहाँ है। 2 खबरें और उसके बाद मैं इस पर बता देता हूँ, शायद आपको पता होगी लेकिन फिर भी। और दोनों जो अखबार ने, हिंदुस्तान और अमर उजाला की जो हेडिंग है, शीर्षक है, वही बहुत दिलचस्प है। अब जैसे हिंदुस्तान में खबर छपी है, ये है पेज नंबर 13 पर। अनिल अंबानी बोले, मेरा खर्च मेरा परिवार और पत्नी उठा रही है। मेरा खर्च मेरा परिवार और मेरी पत्नी उठा रही है। कितने गरीब हो गए अनिल अंबानी। मामला क्या है? मामला ये है कि आरकॉम ने चीन, ये दैनिक हिंदुस्तान के हवाले से बता रहा हूँ, ये जो मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ फोटो के साथ, ये टेक्स्ट, ये भी दैनिक हिंदुस्तान के हवाले से है कि आरकॉम ने चीन के सरकारी बैंकों से कॉरपोरेट लोन लिया था और भुगतान में जब अनिल अंबानी की कंपनी फेल हो गई, पर्सनल गारंटी चुकी दी थी, इसलिए बैंकों ने लंदन हाईकोर्ट में केस किया है। अब बचने के लिए, यहाँ तो दिवालिया घोषित की स्थिति है ही उनकी, लेकिन वहाँ भी बचने के लिए उन्होंने यही कहा कि उनके पास कुछ है ही नहीं, फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से देंगे, गरीब हो गए। इतने गरीब हो गए कि उन्होंने कहा है कि जनवरी से जून तक पत्नी के गहने बेचकर उन्होंने करीब 10 करोड़ 9.9 करोड़ जुटाए हैं। उसी से उनका खर्चा चल रहा है बेचारे का। उनके पास कुछ भी नहीं है। कारों का काफिला कहा जा रहा है कि उनके पास था, उन्होंने कहा उनके पास तो एक कार है, उसी से चलते हैं, बहुत गरीबी में है। अब इससे बुरा हाल क्या हो सकता है बेचारे का कि कार बेचकर, सॉरी माफ़ करें, ये पत्नी के गहने बेचकर अपना खर्चा चला रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि उनकी ये भी है कि कोर्ट ने लग्जरी दुकानों पर क्रेडिट कार्ड से खर्च पर पर्सनल खर्च पर सवाल उठाया। अब जरा देखिए क्या स्थिति आ गई अनिल अंबानी का, क्या आ गई स्थिति कि कोर्ट पूछ रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से खर्चे करते हो, पर्सनल खर्चे, तो आपके पास पैसे क्यों नहीं हो हैं। तो अनिल अंबानी का जवाब कोर्ट में हुआ कि इस क्रेडिट कार्ड पर उनकी माँ कोकिला बेन अंबानी खर्च करती है। तो बेचारे हो गए अनिल अंबानी। तो ये खबर है और उसी में उन्होंने एक जो अमर उजाला में छापा है उसमें है कि मेरे पास बस एक पेंटिंग बची है। जब उनसे कहा गया कि आप महंगी पेंटिंग के शौकीन हैं, उस पर उन्होंने कहा सिर्फ एक पेंटिंग बची है, वो भी पत्नी टीना को एक कार्यक्रम में शामिल होने पर मिला था। फिर उन्होंने बताया न शराब पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, अनुशासित जीवन जीता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब हूँ, शाकाहारी हूँ। और उसके बाद टीना अंबानी को यॉट गिफ्ट करने के सवाल पर कहा मुझे समुद्र में घबराहट होती है, ये सब लोन पर लिया था, बेटे अनमोल से 500 करोड़ लोन लिया है। इस पर अनिल ने कहा इस लोन की शर्तों की जानकारी नहीं दे सकते, ये लोन नहीं गिफ्ट है, पता नहीं जो भी कहानी है। बड़ी हैरत है, कितने गरीब हो गए अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ध्यान रखिएगा। और ये इनकी कंपनी को ही राफेल में, भारत में काउंटर पार्ट में राफेल के पार्ट पुर्जे बनाने और राफेल में भारत में इनकी कंपनी को हिस्सेदारी और भूमिका और उसके निर्माण में भूमिका की जिम्मेदारी अनिल अंबानी की ही कंपनी को मिली थी, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था चुनाव के पहले। और वो आदमी कंगाल हो रहा है, ये हालत है कि पत्नी के जेवर बेचने पड़ रहे हैं। तो ये खबर है। उसके बाद एक दिलचस्प और खबर है संजय राउत और फडणवीस की मुलाकात को लेकर। ये खबर भी दिलचस्प इसलिए है कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। सेना, शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते, झगड़े एक दूसरे को किसी भी हाल तक नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों हमलावर होकर। और खास करके सुशांत के मामले के बाद अभी बीते 3.5 महीने में अब क्या है, गोपनीय मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और संजय राउत के बीच गोपनीय मुलाकात। यह अखबारों में खबर है, अमर उजाला में है, फडणवीस से मिले राउत, नए सियासी गठजोड़ की चर्चाएं। लेकिन इस मुलाकात को लेकर जो कहा गया है, जो वजह बताई गई, वो ज़्यादा दिलचस्प है। ये इस मुलाकात को गुप्त रखा गया। ये वहाँ होटल में मिले और 2 घंटे तक करीब कहा जा रहा है इनकी बात हुई। लेकिन जो इसमें जो बात कही गई है, क्यों मिले, तो कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस सामना अखबार के इंटरव्यू के सिलसिले में मिले। सामना के संपादक हैं, सामना शिवसेना का माउथपीस है, उसके संपादक राउत हैं। सेना की तरफ से कहा गया कि फडणवीस साहब का इंटरव्यू लेना चाहते थे, मतलब एक रिपोर्टर के तौर पर मिले और वो इंटरव्यू में उनसे बात करना चाहते थे। और उसके बाद अब सोच लीजिए कि साक्षात्कार और इंटरव्यू के लिए सेना के सांसद फडणवीस से मिल रहे हैं। अब लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई खिचड़ी पक रही है, और इस खिचड़ी को लेकर भी कुछ कयास विकास सिंह जो वकील हैं सुशांत के, उनके हवाले से एक बयान से ये खबर भी आई थी कि कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है।
तो ये खबर है, हालांकि बहुत आसान नहीं लगता है क्योंकि झगड़ते झगड़ते दोनों पार्टियां इतनी दूर तक गई हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, तो हो सकता है ये भी मुमकिन हो। ये खबर कुछ अखबारों में, जागरण और अमर उजाला और 1-2 अखबारों में इस गोपनीय मुलाकात की खबर छपी है। उसके बाद यहाँ भी यही छपी है, नए गुल खुला सकती है फडणवीस और राउत की मुलाकात, और इंटरव्यू का जिक्र इसमें भी है। खैर, तो ये खबर है। उसके अलावा एक मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ग्रीस की तस्वीर है, ट्रैजिक तस्वीर है, भास्कर ने छापी है। और उससे पहले भास्कर की एक लीड है, ताज मैरियट के कमरे 75% तक कम सस्ते, 4 धाम 40% तक कम। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और आपके पास इतने पैसे हैं, बेरोज़गारी में नहीं है, नौकरी नहीं गई है और पैसे हैं, तो घूमने का मज़ा ले सकते हैं क्योंकि सब कुछ सस्ता हो रहा है। एक तस्वीर जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये भास्कर के पिछले पन्ने पर है और ख़त्म करूँगा इस वीडियो को। ये ग्रीस की तस्वीर है। इस तस्वीर को मैं देखता हूँ, अगर वक्त होगा तो मैं यहाँ तस्वीर लगाऊंगा। ग्रीस बेचैन करती है ये तस्वीर, चैन की नींद। और ग्रीस के आइसलैंड ऑफ लेस्बोस की तस्वीर है। शरणार्थियों के लिए नए अस्थायी कैंप जाने के लिए एक महिला अपने बच्चे को पैलेट पर बांध कर ले जा रही है। बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है। शरणार्थी कैंप आग से जलकर पूरी तरह तबाह हो गया। 12,000 से ज़्यादा शरणार्थी बेघर हो गए थे और कैसे अपने बच्चे को ले जा रही है। तो ये खबर है। मोटे तौर पर जितनी खबरें मुझे दिखी वो मैंने बता दी। अब फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो करेंगे, अच्छा लगेगा। मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। फ़िलहाल आप सबको नमस्कार।